नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए, प्राचीन इतिहास के पन्नों से निकलकर आज के अत्याधुनिक स्मार्टफोन्स तक का एक शानदार सफर। हम बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की, एक ऐसा देश जो सचमुच युद्ध की राख से उठकर आज एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। इसीलिए द फीनिक्स नाम इस देश पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में जानते हैं कि ये सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ। आज की हमारी इस चर्चा का दायरा काफी दिलचस्प रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे आधुनिक के कल्चर बूम से, फिर प्राचीन इतिहास को समझेंगे, उसके बाद युद्ध और विभाजन के दर्दनाक दौर से गुजरते हुए हान नदी के चमत्कार पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि कैसे वहां की परंपरा और भविष्य की तकनीक ने मिलकर आज के ग्लोबल भोजन और सौंदर्य का आधार तैयार किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, एक ऐसा देश जो 1950 के दशक में युद्ध की वजह से पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका था, वो अचानक से वैश्विक संस्कृति का केंद्र कैसे बन गया? मतलब ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो हुआ कैसे? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, आधुनिक के कल्चर का बूम। आज 2025 में देखिए, हर तरफ दक्षिण कोरियाई उत्पादों और संस्कृति का ही तो जलवा है। चाहे वो के पॉप का एनर्जेटिक म्यूजिक हो, शानदार के ड्रामा हो, या हमारे हाथों में मौजूद अत्याधुनिक सैमसंग स्मार्टफोन्स। लेकिन ये सब कोई रातों रात हुआ जादू नहीं है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्राचीन जड़ों से लेकर औपनिवेशिक शासन तक। इस बेमिसाल कामयाबी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा और वहाँ के इतिहास को जानना होगा। अगर हम कोरिया के इतिहास पर नज़र डालें तो ये हज़ारों साल पुराना है। दांगुन वांगुम और गोजोसियन साम्राज्य की पौराणिक कहानियों से सफ़र शुरू होता है। फिर गोर्यो राजवंश का समय आता है, जब कारीगरों ने छपाई के लिए दुनिया में सबसे पहले धातु के मूवेबल टाइप का आविष्कार किया था। 1443 में राजा सेजोंग ने हंगुल लिपि बनाई ताकि हर कोई आसानी से पढ़े लिख सके। लेकिन प्रगति का ये शानदार सफ़र 1910 में अचानक थम गया, जब वहाँ 35 सालों का कठोर जापानी शासन शुरू हुआ। फिर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने पर आज़ादी तो मिली, लेकिन साथ ही देश का दुखद बंटवारा भी हो गया। और यहीं से हमारा तीसरा अध्याय शुरू होता है, विभाजन और कोरियाई युद्ध। 1945 का वो अस्थिर माहौल, जब महज 30 मिनट के भीतर एक नक्शे पर 38वीं समानांतर रेखा खींचकर इस पूरे प्रायद्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। उस वक्त पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? जनवरी 1950 की जोसेफ स्टालिन की इस एक बातचीत से काफी कुछ साफ हो जाता है। उन्होंने कहा था कि वो किम इल सुंग की नाखुशी को समझते हैं और उनकी मदद के लिए तैयार हैं। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हमें दिखाते हैं कि कैसे शीत युद्ध की राजनीति ने उत्तर कोरिया को दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए सोवियत समर्थन और एक तरह से ग्रीन सिग्नल दिया था। इन दस्तावेजों को तटस्थ रूप से देखने पर समझ आता है कि दोनों महाशक्तियों की अपनी रणनीतियां थीं जिन्होंने इस युद्ध की नींव रखी। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। जून 1950 में जब हमला हुआ तो दोनों तरफ की सैन्य शक्ति में जमीन आसमान का फर्क था। उत्तर कोरिया के पास लगभग 2 लाख सैनिक थे, जबकि दक्षिण के पास सिर्फ 1 लाख। और टैंकों का नंबर तो और भी हैरान करने वाला है। उत्तर कोरिया के 242 टैंकों के सामने दक्षिण कोरिया के पास एक भी टैंक नहीं था। विमानों के मामले में भी उत्तर कोरिया 210 के मुकाबले सिर्फ 22 पर भारी था। इन आंकड़ों से ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये शुरुआती आक्रमण दक्षिण कोरिया के लिए इतना विनाशकारी क्यों साबित हुआ। इसके बाद आता है हमारा चौथा हिस्सा, हान नदी का चमत्कार। युद्ध के बाद मलबे में तब्दील हुए इस देश का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये चमत्कार आखिर शुरू कैसे हुआ? इसे समझने के लिए 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चांग म्यून का ये बयान बहुत अहम है। उन्होंने पश्चिमी जर्मनी का उदाहरण देते हुए देश के लोगों से कड़ी मेहनत और सादगी अपनाने की अपील की। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे देश को भारी औद्योगिकीकरण और अथक परिश्रम के रास्ते पर ला खड़ा किया। और इसी विकास के दौर में उदय हुआ चेबोल का। आसान भाषा में कहें तो ये बड़े परिवार के मालिकाना हक वाले बिजनेस ग्रुप्स हैं। सैमसंग, हुंडई और एलजी, ये नाम तो हम सबने सुने ही हैं। इन्हीं कंपनियों ने सरकार के साथ मिलकर कड़ी मेहनत की, विशाल पानी के जहाज बनाए, दुनिया भर के लिए कारें बनाई और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण किया। इन्हीं के दम पर देश की अर्थव्यवस्था ने रातों रात एक नया आकार ले लिया। अब बात करते हैं 5वें हिस्से की, परंपरा और भविष्य की तकनीक का संगम।
ये वो दौर है जिसने आज के आधुनिक दक्षिण कोरिया को एक नया स्वरूप दिया। जरा इस अद्भुत कॉन्ट्रास्ट को महसूस कीजिए। एक तरफ वो प्राचीन विरासत है, ग्योंगबुक्कुंग पैलेस के लकड़ी वाले दरवाजे और बुकचौन हानोक गांव की गहरी शांति, और ठीक दूसरी तरफ एकदम फ्यूचरिस्टिक दुनिया, बादलों को छूता हुआ लोटे वर्ल्ड टावर, गांगनम जिले की चमचमाती नियॉन लाइट्स और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती KTX बुलेट ट्रेनें। एक ही शहर में एकदम शांत पारंपरिक सुबह बिताने के बाद आप दुनिया के सबसे आधुनिक शहरी जीवन का मजा ले सकते हैं। और अब हमारा छठा और शायद सबसे स्वादिष्ट हिस्सा, भोजन और सौंदर्य का आनंद। चलिए इसे थोड़ा और करीब से एक्सप्लोर करते हैं। कोरियाई खाना ये सिर्फ स्वाद नहीं, पूरा एक एक्सपीरियंस है। टेबल पर ही ग्रिल होता हुआ सैमग्यूपसेल, या फिर वो उबलता हुआ मसालेदार किमची जिगे स्टू, और हाँ, वो मशहूर लाल रंग के राइस केक त्योकबोकी को कैसे भूल सकते हैं। डोलसॉट बिबिम्बैप, जिसे पत्थर के बेहद गर्म बर्तन में परोसा जाता है, जिससे चावल एकदम कुरकुरे हो जाते हैं। इन पकवानों का तीखापन, गर्माहट और इन्हें साथ मिलकर खाने की जो संस्कृति है, उसी ने दुनिया भर के लोगों को इनका दीवाना बना दिया है। स्किन केयर या त्वचा की देखभाल की बात करें तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $5.8 बिलियन। 2021 में दक्षिण कोरियाई ब्यूटी इंडस्ट्री यानी K-ब्यूटी का मार्केट साइज यही था। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल फुटप्रिंट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में इतने हिट क्यों हुए? इसका जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। देखिए, लगभग 56.8% कोरियाई लोगों का मानना है कि उनकी स्किन काफी संवेदनशील यानी सेंसिटिव है। अब जब बहुसंख्यक आबादी की जरूरत ही ऐसी हो, तो मार्केट को लगातार कुछ ऐसा बनाना ही था जो बहुत ज्यादा सौम्य और हाइपोएलर्जेनिक हो। और इसी वजह से कोरियाई स्किन केयर उद्योग ने दुनिया के कुछ सबसे सुरक्षित और बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार कर दिए। K-ब्यूटी का असली फंडा क्या है? ये सिर्फ मेकअप से खामियां छिपाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये रोकथाम यानी प्रिवेंशन पर जोर देता है। पहला कदम है किसी भी प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही रोकना। फिर स्नेल स्लाइम जैसी एकदम अनोखी चीज़ों और जड़ी बूटियों से स्किन को अंदर से पोषण देना। और फाइनली वो बेदाग, ग्लोइंग, ग्लास स्किन पाना। ये एक बहुत ही स्पष्ट और हेल्थ बेस्ड रूटीन है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? एक देश जो कभी राख में मिल गया था, उसने AI, ग्रीन एनर्जी और पॉप कल्चर जैसी हर फील्ड में अपनी धाक जमाई है। अब एक बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल यह उठता है, ये कभी न हार मानने वाली कोरियाई भावना अगली बार दुनिया को किस नई दिशा में ले जाएगी? तथ्यों से एक बात तो तय है, कोरियाई भावना हमेशा भविष्य की ओर देखती है। सोचिएगा जरूर। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें।